नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को राजधानी लखनऊ की महिलाएं ने नई रफ्तार दे रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर रागिनी सिंह के मुताबिक लखनऊ में 3,50,000 झंडों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 3,25,000 झंडे तैयार हो चुके हैं। करीब 20 सेंटरों पर 300 महिलाएं झंडे बना रही है, जबकि 200 महिलाएं घर से ही इस काम में जुटी है। इस अभियान से महिलाओं को रोजगार मिला है और साथ ही देशभक्ति से जोड़ने का अवसर भी। घर पर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान का न सिर्फ देशभक्ति का प्रतीक बन रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी बनता जा रहा है। सुनिए। मैम, स्वयं सहायता समूह की ओर से तिरंगा बनाने का काम किया जा रहा है। अब तक क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने झंडे बनकर तैयार हुए? स्वयं सहायता समूह को इस बार टारगेट लखनऊ का 3.5 लाख का मिला है, जिसमें अब तक 3.25 लाख झंडे तैयार कर लिए गए हैं और हमारे पूरे ज़िले में कम से कम 18 से 20 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 300 लगभग महिलाएं काम कर रही हैं। साथ ही घरों से भी महिलाएं काम कर रही हैं, 150-200 महिलाएं वो भी होंगी जिनको रोज़गार मिल रहा है। और ये जो सरकार द्वारा ये झंडे का कार्य 2022 से चलाया जा रहा है, जिसको मेरे द्वारा ही देखा गया है लखनऊ में, और इससे काफ़ी महिलाओं को आजीविका बहुत बड़ी है उनकी, और ये कम से कम 1 हफ्ते के अंदर इनको बहुत अच्छा इनकम हो जाती है, जिस कारण इनके अंदर भी बहुत उत्साह है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और इसी तरीके से इनको काम मिलता रहे, क्योंकि सिलाई सबको आती है और घर घर में महिलाओं के पास सिलाई मशीन है, जिसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से झंडा निर्माण में किया जा रहा है। हम कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा इस अभियान के तहत? इस साल की बात करें जी, तो इस साल में अभी हमारे यहाँ जो मैंने आपको बताया कि मेरे 17 से 18 सेंटर चल रहे हैं, हर सेंटर पे 20 महिलाओं से कम नहीं है, 15 से 20 महिलाएं काम कर रही हैं। और साथ ही घरों पे भी महिलाएं ले जा के काम कर रही हैं, तो 200-250 महिलाएं हमारी ऐसी जुड़ी हैं। आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 600-700 महिलाएं जो हैं इसमें कार्य कर रही हैं और सबको इसमें आजीविका बढ़ रही है। जिसमें 15 अगस्त को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। आज हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में सुरक्षा और परेड की भव्यता का नज़ारा देखने को मिला। लखनऊ विधानसभा भवन के बाहर स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी 15 अगस्त को भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। इस बार परेड की खास बात यह होगी कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इसकी भी आज ही रिहर्सल कराई गई। परेड में इस बार उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें लोक नृत्य और पारंपरिक परिधान खास आकर्षण रहेंगे। रिहर्सल के दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और तैयारियां का जायजा लिया। 15 अगस्त के दिन सुरक्षा व्यवस्था, संस्कृति और देशभक्ति का शानदार संगम लखनऊ में देखने को मिलेगा। देखिए। मुख्यमंत्री महोदय का आगमन और ध्वजारोहण के पश्चात देखिए, परंपरागत तरीके से 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व है, उसके अवसर पर सुबह 9:15 बजे यहाँ पे जो कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है,
विधान भवन और लोक भवन के सामने कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में पूरे कार्यक्रम संपन्न होंगे। 9:15 बजे से लेकर के 10:12 तक का कार्यक्रम है, जिसमें जो परंपरागत तरीके से सलामी और सलामी के बाद विभिन्न जो राज्यों से आए हुए कल्चरल टीम्स के माध्यम से कल्चरल परफॉर्मेंस भी रहेंगे। वीर शहीदों के परिवार को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम भी रहेगा। तो उसके संबंध में विभिन्न विभागों के मौजूदगी में यहाँ पे एक तैयारी रिहर्सल यहाँ पे आयोजन की जा रही है। एक रिहर्सल पहले हो चुके, दिस इज़ दी सेकंड रिहर्सल, और सारे तैयारियां एज़ पर टाइमलाइन हम लोगों की चल रही है। और इस राष्ट्रीय पर्व चूँकि हर घर तिरंगा का भी अभियान चल रहा है, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए पूरे शहरवासियों को भी सम्मिलित कराते हुए कार्यक्रम को पूरी तैयारी के साथ सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में देशभक्ति की लहर है और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राजधानी लखनऊ में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास से तिरंगा यात्रा को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के अमृतकाल का प्रतीक है। उन्होंने अपील की कि हर घर, हर गांव, हर शहर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। अभियान 13 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग, संस्थाएं और स्कूलों के छात्र छात्राएं भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर स्कूलों के सैकड़ों बच्चे भी मौजूद रहे और देशभक्ति के गीतों के साथ माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति में रंगा नजर आया। हर घर तिरंगा न सिर्फ एक अभियान है, बल्कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक प्रेरणादायक पहल भी है। सुनिए, देखिए। भारत माता की वंदे 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 सरकार के मुख्यमंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में हलचल तेज है। नेता सदन के भीतर मुद्दे उठाने की तैयारी में जुटे हैं, वही विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले विभिन्न दलों के नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और अपनी रणनीति साफ की। विपक्ष ने जहां बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बात कही, वही सत्ता पक्ष ने विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील की। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और अधिकारी सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। देखना होगा कि आज सदन में चर्चा का स्तर कैसा रहता है और क्या तीसरे दिन भी कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है या नहीं। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 में जब भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो विकसित भारत के साथ दुनिया के समक्ष खड़ा होगा। माननीय मोदी जी के इस विजन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में लगातार 24 घंटे चर्चा करा करके विभागवार अब तक 17 से क्या प्रगति हासिल हुई है और 17 से 47 के बीच में किन किन स्टेजेस पर हम विभिन्न विभागों में क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, हम जनता के समक्ष जाएंगे और 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में, पूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। और भारत जब विकसित राष्ट्र
के रूप में स्थापित होगा तो उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाने का काम करेगा। ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। हम सब माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एक साथ समवेत विधानसभा में विभागवार और विधानसभा वार चर्चा करने वाले हैं और ये ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश के विकास में। विधानसभा में सर जिस तरह से देखिए विजन डॉक्यूमेंट सरकार लाना चाहती है, पर जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बाढ़ पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पर, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, इस पर सरकार चर्चा न कराना चाहती है, न सरकार की नीयत है। आज 2047 की बात आप कर रहे हैं, पर वर्तमान में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आज जिस हालत में पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आज वर्तमान की चिंता करें, वर्तमान बनेगा तभी भविष्य बनेगा, और सरकार पूरी तरह से इस पर असफल होगी। हाँ बोलो, क्या सवाल है? आज विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के विधानसभा में और विधान करो 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश हो, यह संकल्प है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज जब हम सब लोग 13 अगस्त को यहाँ पर, तो 13 अगस्त को हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? जब 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय हमारे देश और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए, देश की स्थिति को लेकर के चर्चा हमारे लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण करेंगे, लेकिन प्रदेश को लेकर के चर्चा हमारे विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण करेंगे। मैं सबसे यही अपील करूंगा, इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जब आजादी का सूर्य हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने देखा था, उसमें से बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है। 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, जो वर्तमान में है, बहुत लोग रहेंगे, बहुत लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय के भारत यानी स्वर्णिम युग आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 भारत बन जाएगा। तो उस समय के भारत, उस समय के उत्तर प्रदेश के लिए जो वर्तमान पीढ़ी ने क्या किया, उस समय की पीढ़ी इसको देखेगी। तो इस मामले में मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, सभी दलों के नेताओं से अपील करूंगा, इसमें दल न देखें, इसमें प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भविष्य देखें, और 25 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ये अपने विचार सदन में साझा करें, ऐसी मैं अपील करूंगा। विरोध करेंगे। सरकारें जिम्मेवारी होती है कि आने वाले भविष्य के विजन प्लान बनाए, तत्कालिक काम करके सिर्फ वोट लेने के आधार पर काम नहीं कर, शॉर्ट टर्म काम दीर्घकालिक लाभ नहीं देते। आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो, जब भारत की 100 साल की आजादी है, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती, आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए विजन 147 का 2047 और ये अपेक्षा की कि सारे स्टेट्स भी अपने स्टेट्स की प्रगति के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए, अपने स्टेट के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए एक विजन दे और उसके ऊपर दीर्घकालीन अपना काम करें। उसके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज 24 घंटे का करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, सभी माननीय सदस्यों से, कि अपने अपने विचार रखें, सुझाव भी रखें, कुछ कमियां उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी रखें। सरकार क्या विजन सोचती है, पूरी बात विधानसभा में सामने आए और ये फिर विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा जनता के बीच में उससे सुझाव लेकर
तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा पूरी विधानसभा। 2 दिन से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, आज भी कह रहा है कि कार्रवाई चलने दीजिए। मेरा प्रयास होता है कि सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि मैं अध्यक्ष होने के नाते से मेरा सदैव ये भाव रहता है कि सब लोग विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है चर्चा के लिए स्वस्थ लोकतंत्र किसी भी से समस्याओं का समाधान निकलेगा। बात ही नहीं करेंगे तो समस्या कहाँ पता चलेगी और समाधान कहाँ से मिलेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि विधानसभा में अपनी अपनी रोल को, अपनी अपनी जिम्मेवारी को उठाएं। मैं विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको उठाएं, जिम्मेवारी नहीं तय कर सकता। उनके जो इश्यूज हैं उठाएं, सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन बात ना करें और बिना बात के तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है ना। बातचीत करें, अपनी बात रखें। 26 साल पुराने सरला भट्ट अपहरण और हत्या मामले में जम्मू कश्मीर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हालिया कार्रवाई ने ना एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कदम जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ANI से बात करते हुए यासीन मालिक को 1989 से 90 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और जातीय सफाई का मुख्य दोषी बताया। पंडित ने सरला भट्ट के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की जांच को स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि यह मामला तभी पूरी तरह खत्म होगा जब यासीन मालिक और उसके साथियों को मौत की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने भारत सरकार से फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती साइद परिवार के खिलाफ भी जांच शुरू करने की अपील की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और बसपा नेता दरखंस अद्रावानी ने भी इस मामले को फिर से खोलने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने इसे न्याय की नई लहर का प्रतीक बताया और कहा कि इन दशकों बाद अब आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को न्याय मिल रहा है। सरला भट्ट जैसे मामलों में हुई जांच न सिर्फ न्याय की उम्मीद जगाती है बल्कि उन हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी है जिन्होंने अपनों को खोया और अपने घर बार से उजड़ गए। सुनिए। Entire world knows that Yasin Malik is one of the most dreaded terrorists, and he was responsible for the genocide and ethnic cleansing of 7 lakh Kashmiri Pandits from Kashmir in the year 1989-90. He is also responsible for the killings of Air Force officers, army jawans, rapes, murders, killings of innocent lives in the state of Jammu and Kashmir. It's very well known that Yasin Malik is a person who started the movement of terrorism in Kashmir, one of those terrorists. It's a great sign. We all welcome the sign of starting an inquiry on the Sarla Bhatt rape and murder case, which was initiated by Yasin Malik. We will get a closure only when we will see Yasin Malik and his accomplices, terrorists, hanged until death. Because he is responsible for those crimes which is unpardonable. Till the time he is in jail, I think the government of India should see to it that he doesn't get away with the crime he has committed. So I, as a Kashmiri Pandit, on behalf of Kashmiri Pandits, welcome this initiative. It has created a ray of hope on us. And having said that, it's not only Yasin Malik, it's not only Sarla Bhatt. We want a closure on the killing of Tiklal Taplu. We want a closure on killing of Premnath Bhatt. We want a closure on killing of Lasa Kaul. We want a closure on killing of Satish Tikku, Sarvanand Premi. There's a list of people who have been killed by he and his accomplices. Only then I think we will start living in peace, and we will get a feeling of getting a closure on the activities committed by the terrorists. We also appeal to the government of India
that inquiry should be initiated against Farooq Abdullah, the Mehbooba Sayyid family, who also were responsible for our genocide. Farooq Abdullah fled to London when this was happening to us in Kashmir in the 90s. And Mufti Muhammad Sayyid's family also was responsible for our exodus and genocide. So one person unpunished for the crime he has committed on Kashmiri Pandits will not suffice our satisfaction. बिहार की राजनीति में आज बड़ा बयान आया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बसपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनियमितताएं उजागर हुई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मृत घोषित लोगों को कोर्ट में जिंदा पेश किया जाएगा, जो चुनाव में वोट चोरी की साजिश को दर्शाता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बसपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब आयोग भी वोट मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है। तेजस्वी ने दावा किया कि पहले चुनाव को प्रभावित करने के लिए CBI और ED का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सीधे चुनाव आयोग को सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि 10 सीटों पर लगभग 12,000 वोटों की हेराफेरी की गई थी। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में CCTV हटाने की घटना को भी उदाहरण के रूप में पेश किया। तेजस्वी यादव ने यहां भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के वोट कम करने और बसपा समर्थकों के लिए डुप्लीकेट EPIC कार्ड जारी करने का काम कर रहा है। सुनिए। SIR का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की SIR के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और SIR में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। CBI, ED, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो CCTV था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने CCTV को ही हटा दिया।
कितने निष्पक्ष लोग हैं ये लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। जोड़े रहे हनुमृत्यु भारत के साथ देश और प्रदेश के हर बड़ी खबरों के लिए।